जय हिंद बच्चों। तो ये वीडियो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का, उसका पार्ट 3 होने वाला है। ओके बच्चों, कौन होने वाला है? पार्ट 3। ओके बच्चों, इससे पहले हमने 2 वीडियो करा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हो तो वो सब देख लो, अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे जो है हम लोग चलते हैं पार्ट 3 वीडियो में, देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। अगला टॉपिक है हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद का। यूरोपीय जो है ना, यूरोपीय देश में राष्ट्रवाद का निर्माण 18वीं शताब्दी में कैसे हुआ। सबसे पहले एक बात आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा कि एक न्यू पेज लेते हैं, इस पर भी समझाएंगे आपको। एक न्यू पेज लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको हम बोले हैं क्या, 18वीं सदी में, सदी या शताब्दी एक ही है, सदी हिंदी है और शताब्दी जो है संस्कृत है। ओके चलो, 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ओके बच्चों, यही हम लोग को क्या करना है, आज देखना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये तो हमारा टॉपिक है। हम क्या करते हैं, पूरे जो हमारा यूरोप है उसका मैप को तैयार करते हैं। मैप को हम लोग लेते हैं और मैप से जो है ना हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, ताकि हम लोग को जो है ना पूरी तरह से समझ में आए। चलो, दिख रहा है ना? चलो, एक चीज़ आप देखने को मिलेगा, हम जो है ना इसको बीचे बीच भागते हैं। इसको जो है ना बीचे बीच हम बांटेंगे। एक मिनट, इसको बीचे बीच हम बांटेंगे तो हमारा ये 4 भागों में बट गया। 4 भागों में पहले ये वाला भाग जो हमारा ना है ईस्ट हो गया। क्या हो गया? ईस्ट हो गया। ये वाला भाग हमारा वेस्ट हो गया, ईस्ट और वेस्ट। ओके बच्चों, ये वाला भाग हमारा साउथ हो गया, ये वाला भाग हमारा नॉर्थ हो गया। ओके, तो देखो 18वीं शताब्दी के बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? 18वीं सदी का या शताब्दी का बात हम लोग कर रहे हैं। तो 18वीं शताब्दी में जो है ना, ये आपका ईस्ट वाला एरिया, कौन वाला एरिया? ये पूरा ईस्ट वाला एरिया, यानी पूर्वी, इसको पूर्वी कह सकते हो। ईस्ट माने पूर्वी, ये पूरा पूर्वी एरिया। और मध्य यूरोप कहने का मतलब है कि ये वाला एरिया, मध्य यूरोप का कहने का मतलब कभी ये वाला एरिया। ये दोनों एरिया पे जो है ना क्या हुआ था, इस एरिया पे और इस एरिया पे क्या हुआ था बच्चों, कि निरंकुश शासन का जो है ना इस पे वर्चस्व था। कौन शासन? निरंकुश। कौन शासन? निरंकुश। जैसे यहाँ पे जो है ना इस वाले साइड पे चार्ल्स का जो है ना शासन ज़्यादा चलता था। चार्ल्स 10वां हो गया, चार्ल्स चाहे लुई हो गया, ये सब का जो है ना, लुई फिलिप हो गया, लुई 18वां हो गया, लुई 10वां हो गया, ये सब पर ज़्यादा जो है शासन किए। यानी फ्रांस के आसपास देखा जाए तो ये फ्रांस दिख रहा है ना आपको, तो ये मध्य में तो आता है ना, ये सारे मध्य में आता है, मध्य यूरोप में। और ये पूर्वी का बात करें ना हम लोग, ये पूर्वी का बात करें, ये पूर्वी का बात करें हम लोग, तो ये पूर्वी में बाबू लोग देखो क्या होता है कि यहाँ भी निरंकुश का शासन चलता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग को चार्ल्स और लुई का बात चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जार का शासन चलता था। किस चीज़ का? जार का। जार कहा जाता है सम्राट को, यानी रूस के सम्राट को हम लोग क्या कहते हैं? जार कहते हैं। ये पूरा तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कि पूरा साम्राज्य रूसे का ही है, यानी रूसियन साम्राज्य ही है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है ना आपका जार का शासन चलता है। इस सबको हटा दे ताकि फर्श दिखाई देगा आपको। चलो, यहाँ पे
जो है ना आपका जार का शासन चलता था, और जो कैसा था, निरंकुश था। कैसा था बच्चों? निरंकुश। इधर भी जो है निरंकुश शासन था। तो सीधे सीधे क्वेश्चन क्या बनता है कि पूर्वी और मध्य यूरोप के बीच किसके शासन के अंतर्गत था? तो कहना निरंकुश शासन के अंतर्गत था। पूर्वी और मध्य यूरोप किसके शासन के अंतर्गत था? तो निरंकुश शासन के अंतर्गत था। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, जो हमारा ऑस्ट्रिया था ना, जो ऑस्ट्रिया था, कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हम बताते हैं कहाँ है। ऑस्ट्रिया जो है ना आपका ये है, ये वाला भाग है ऑस्ट्रिया का, ठीक। तो बच्चों ये ऑस्ट्रिया जो था ना, इसको थोड़ा बड़ा करें, चलो। ये जो बच्चों ऑस्ट्रिया था ना आपका, ये ऑस्ट्रिया, एक मिनट बताता हूँ। ये ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया बच्चों, ऑस्ट्रिया पे जो है ना हैब्सबर्ग का साम्राज्य रहता था। किसका? हैब्सबर्ग, याद रखना। किसका बच्चों? हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग किसका साम्राज्य रहता था? हैब्सबर्ग। कहे तो मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप पर किसका रहता था? निरंकुश का। किसका रहता था? निरंकुश शासन। निरंकुश शासन किसके अंतर्गत आता था? तो बुर्बो वंश। किसके अंतर्गत? बुर्बो वंश। किसके अंतर्गत? बुर्बो वंश। तो कहेगा बच्चों कि बताओ मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप किसके शासन के अंतर्गत आता था? तो बुर्बो वंश। बुर्बो वंश का कैसा शासन था? निरंकुश था। और कहेगा ऑस्ट्रिया किसके शासन के अंतर्गत आता था? तो ये जो है ना हैब्सबर्ग के अंतर्गत आता था। किसके? हैब्सबर्ग। और जो ये हंगरी बगल में दिख रहा है, हंगरी बच्चों, यहाँ पे जो है ना हंगरी में लगभग लोग जो है ना मग्यास भाषी के रहते थे। मग्यास भाषी कहा जाए, मग्यास भाषी का जो है ना लोग, आधा से जो है ना ज़्यादा लोग मग्यास भाषी बोलते थे। लेकिन देखो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि वहाँ पे जो है ना बच्चों, वहाँ पे राष्ट्रवाद का निर्माण शुरू हो गया। तो देखो सबसे पहले वहाँ पे जो है ना, जब राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ ना, तो बहुत सारी जो है प्रक्रिया से वहाँ के लोग झेल रहे थे। सबसे पहले सर्वहारा वर्ग, बुजुर्गा वर्ग, उसके बाद ये क्या बोलते हैं सामंतवाद का बढ़ोतरी, बात समझ रहे हो, साम्राज्यवाद, ये सारी चीज़ इतना बढ़ गया था, चरम सीमा पर हो गया था कि पूछिए मत। गणतंत्र स्थापित होने के बावजूद भी वहाँ पे राजतंत्र स्थापित हो जाता था। आगे पढ़ाएंगे 30 के क्रांति में, 1830 के, बात समझ रहे हो ना बच्चों। हाँ, इस तरह से व्यवस्था थी वहाँ पे। तो ये समझ में आ गया आपको टोटल कि कैसे क्या हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पूरा समझ में आ गया, ठीक। अब देखो इसी के अंतर्गत हम लोग कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें देखेंगे, कुछ ऐसे ऐसे क्या करेंगे, चीज़ें देखेंगे जो आपको वाकई में पढ़ना चाहिए। और इसके देखो 18वीं शताब्दी में कुछ कुछ ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जिस वर्ग के निर्माण को क्वेश्चन पूछता है कहाँ? आपके बोर्ड में। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं रूमानीवाद क्या है। कैसे कि रूमानीवाद के हिसाब से जो है ना हमारे ये यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जो है ना उद्धृत किया गया था, जगाया गया था। तो देखो रूमानीवाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद क्या कहता है बच्चों? रूमानीवाद। तो देखो रूमानीवाद क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि रूमानीवाद का मतलब होता है कि नाटक के द्वारा, संगीत के द्वारा, कला के द्वारा, किसी भी प्रकार से जो है ना मतलब अपना कलाकारी दिखा के लोगों को जो है ना प्रेरित करना, ये क्या कहलाता है? रूमानीवाद। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव समाज में जो है ना खेला खेलने, नाटक करने आता है दिवाली के समय में, या फिर कहे दुर्गा पूजा के समय में, लवंडा लोग, लवंडा का नाच जानते हैं ना, उसमें आप लोगों को ट्रेलर चलाया जाता है, देशभक्ति ट्रेलर। उसमें देश के प्रति जो है ना एकता का भावना को बताता है। तो उस समय थोड़ा हम लोग को रोआ खड़ा हो जाता है ना, देश के प्रति भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये सब बहुत तरह से गाना वगैरह, ये सब एक्टिंग वगैरह चलता है। तो हम लोग को एकता का वाहक वहाँ पे बन जाते हैं। वो तो छोड़ो,
अभी पहलगाम जो है ना, पहलगाम में जो है अभी क्या हो गया है, आतंकी हमला हुआ है। तो देखो सारा देश अभी एक है कि नहीं। तो इस पर अगर फिल्म आ जाए, इस पर कोई नाटक आ जाए कि इस तरह से जो है ना हुआ है, तो रूमानीवाद हो गया। तो इसको परिभाषित करेंगे कैसे हम लोग। तो देखो कला, क्या कला, नाटक, कला और नाटक, संगीत, साहित्य, लिखते चलना फ़ायदा करेगा। साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद फैलाना ही रूमानीवाद कहलाता है। चलो ये आपको बाबू लोग 2 नंबर से पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर से पूछ सकता है। तो जैसे जैसे हम लिखते चल रहे हैं उसको आप लोग फेयर में एक कॉपी उठाइए, उसको उतारते चलिए, आप नोट्स भी बनाते चलिए और समझते भी चलिए। एक भी हम वादा कर रहे हैं ना, एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ने देंगे, तो नहीं छोड़ने देंगे। ओके चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से देखने को मिलता है बुजुर्वा वर्ग। क्या बुजुर्वा वर्ग। ओके बच्चों, तो देखो बुजुर्वा वर्ग क्या होता है। मध्यम वर्ग को ही हम लोग बुजुर्वा वर्ग कहते हैं। एक भाषा में, एक शब्दों में, एक लाइन में अगर देखा जाए तो मध्यम वर्ग को ही क्या कहा जाता है, बुजुर्वा वर्ग कहा जाता है। इतना बात ध्यान में रखना है आपको। मध्यम वर्ग को ही बुजुर्गा जा है बच्चों वर्ग। फ़ोन पे उतना खास चलता नहीं है, कब जो है डिजिटल बोर्ड आएगा। बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। अगर दूसरे भाषा में कहे, अर्थार्थ लगा देते हैं, अर्थार्थ दूसरे अगर भाषा में कहे तो देखो दूसरे भाषा में जो अपना जो है ना जीवन निर्वाहन करने के लिए, समाज के वैसा वर्ग जो अपना जो है ना जीवन निर्वाहन करने के लिए क्या होता है, मजदूरी करता है, वो क्या है, बुजुर्गा वर्ग है। दूसरे शब्द में कहे तो ये लिख लेना, अपना हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर वही देखा जाए तो सामंतवाद भी उस समय जो है ना 18वीं शताब्दी में बहुत चरम सीमा पे था। तो सामंतवाद देख लेते हैं। सामंतवाद ना, तो देखो सामंतवाद क्या था। तो बच्चों सामंतवाद जो था ना, जमींदार को हम लोग क्या कहते हैं, सामंत कहते हैं, सीधी सी बात है। तो वैसा शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार हो, वैसा लिखते चलो, वैसा शासन, वैसा शासन प्रणाली जिसमें
किसानों से ज़्यादा सामंतों का, किसका? किसानों से ज़्यादा किसका बच्चों? सामंतों का। किसका? सामंतों का। सामंतों या उसी को क्या कहते हैं? जमींदारों का अधिकार हो, उसे सामंतवाद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये आपका हो गया क्लियर। उसी प्रकार से बच्चों, उसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता क्या? सर्वहारा वर्ग। क्या देखने को मिलेगा? सर्वहारा वर्ग। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है ना ये सारी खेला हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है ना ये सारी बातें देखने को हम लोग को मिल रहा था। तो देखो इधर देखे जाए तो सामंतवाद हो गया, सामंतवाद समझ में आ गया। सर्वहारा वर्ग आप देखते हैं, सर्वहारा वर्ग। कौन वर्ग? इसको थोड़ा साइज को बढ़ा लिया जाए। देखो सर्वहारा वर्ग अब क्या था? तो देखो बच्चों सर्वहारा वर्ग का मतलब सर्व मतलब सभी, और वर्ग मतलब तो जानते ही हो, माने सभी वर्ग के समाज के सभी वर्ग के लोग जिस वर्ग में आ जाए वो सभी कची है? सर्वहारा वर्ग कहलाता है। तो लिखो समाज का वैसा वर्ग जो अपना जीवन निर्वाहन के लिए मजदूरी पर निर्भर करता है, यानी समाज का वह वर्ग, समाज का वह वर्ग, समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, कची किसान और मजदूर गरीब लोग शामिल हो। क्या हो बच्चों? शामिल हो। उस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। हो गया, फाइनल हो गया। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें आपका किसान, मजदूर, गरीब लोग क्या हो? शामिल हो। उसको क्या कहते हैं बच्चों? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे हो सकता है साम्राज्यवाद भी उस समय जो है ना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बड़े बड़े जो है ना देश, छोटे छोटे देश को क्या कर रहा था? अपने अधिकारों के अंतर्गत उससे का शोषण करता था। चलो तो साम्राज्यवाद पूछ दे तो क्या कहोगे? साम्राज्यवाद। ठीक बच्चों, तो साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा देश, उपनिवेशवाद का जो है ना परिभाषा जानते हो ना, बस वही तरह है ये भी। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अधिकार जमा लेता है, अधिकार जमा लेता है चाहे देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे साम्राज्यवाद कहते
कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलो जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि मेटरनिक जो है बहुत बड़का जो है ना हरामी था, मतलब देखा जाए तो अच्छा भी काम किया था, लेकिन वो चाहता था कि पुरातन व्यवस्था ही रहे। क्या चाहता था? पुरातन व्यवस्था, यानी रूढ़िवादी विचारधारा का ज़्यादा था ये। कौन? मेटरनिक। तो मेटरनिक जो है ना छोटे छोटे राज्य पर क्या करता था? अपना अधिकार जमा लेता था। क्या करता था बच्चों? अपना अधिकार जमा लेता था 3-4 गोरा के मिल के। उसमें जो है ना रूस, ब्रिटेन ये सब ज़्यादा रहता था, प्रोसा। चलो अब ये तो हो गया हमारा, लेकिन उदारवाद का भी तो उस समय प्रचलित था। सब जो है ना सामंतवाद में थोड़े था, सर्वहारा थोड़े था, बुजुर्गवाद थोड़े था। हर वर्ग का जो है ना उद्गम हुआ कौन शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। तो देखो 18वीं शताब्दी में उदारवाद का भी जो है ना विकास हुआ। किसका विकास हुआ? उदारवाद का जो है ना बच्चों क्या होता है? विकास होता है। तो उदारवाद का विकास होता है ना, तो देखो क्या होता है। तो उदारवाद क्या है? तो क्या लिखोगे? उदारवाद, ठीक, उदारवाद। तो इसको लिखना क्या बच्चों? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, उदार का मतलब होता है दयालु। उदार का मतलब दयालु, यानी कहे तो काइंड आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। तो देखो यह एक ऐसी विचारधारा है बच्चों, यह एक उदारवाद जो है ना एक ऐसी विचारधारा है, मतलब विचारधारा है जिसमें आर्थिक समानता पर, आर्थिक मतलब धन दौलत पैसा, आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। हो गया। चलो इसको लिख लिए। उदारवाद क्या है इस समझ में आ गया। चलो बच्चों अब अगर पूछ दे कि ये सारी चीज़ें तो हो गया, लेकिन ये चीज़ें हो रही थी तो ये सब दिखावटी रूप से हो रहा था। जो भी चीज़ें हो रहा था विकास 18वीं शताब्दी में, तो ये दिखावटी रूप से क्या हो रहा था? विकसित हो रहा था। लेकिन व्यापारी लोग भी कम नहीं थे। वो लोग भी जो है ना ऐसे संस्था का स्थापना किए कि मत पूछिए। क्रांतिकारी लोग, व्यापारी लोग चुपके संस्था का स्थापना करते चले गए। जैसे मेजनी को देखिएगा तो यंग इटली, यंग यूरोप, इस सब का स्थापना किया। ये लोग क्रांतिकारी लोग था। उसी प्रकार जाल्वेराइन का जो है ना स्थापना हुआ व्यापारियों के द्वारा। किसके द्वारा? जाल्वेराइन का। तो जाल्वेराइन पूछता है जाल्वेराइन जो है क्या है? तो कहना व्यापारियों का एक संस्था है। जाल्वेराइन क्या है? व्यापारियों का एक संस्था है, जिसका निर्माण 1834 में हुआ। 1834 में हुआ। चलो तो लिख दे क्या इसको। जाल्वेरिन क्या है? जाल्वेराइन क्या है? ओके बच्चों। चलो तो देखो यह एक क्या था? यह एक बच्चों व्यापारियों का, यह एक प्रोसा में व्यापारियों का शुल्क संस्था था। शुल्क क्या था? संस्था था, जिसका स्थापना 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में यूरोप की आर्थिक सुधार हेतु किया गया था। बात समझ में आ रहा है? तो किसके द्वारा किया गया था? इतना ध्यान रहेगा ना कि व्यापारियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बच्चों?
तो यह जो है ना व्यापारियों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1834 ईस्वी में किया गया था। और किस लिए? तो आर्थिक सुधार के लिए किया गया था। बात समझ रहे हो ना? ये सारी चीज़ मालूम रहेगी तो 2 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जो शुरुआत होता है बच्चों, तो रूढ़िवादी विचारधारा तो होता ही है। इसके बाद जो शुरुआत होता है बच्चों, कौन सा विचारधारा? रूढ़िवादी विचारधारा। यानी यहाँ पे मेटरनिख का शासनकाल जो है थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेटरनिख का कैसे शासनकाल 1815 से 48 तक चला था। तो यहाँ अगला आपका हेडिंग रहेगा क्या? रूढ़िवादी का पुनर्स्थापना। रूढ़िवादियों का कथी? पुनर्स्थापना। तो देखो इस सब का पुनर्स्थापना कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ देखने को मिला है पहले ही, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। कची? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सम्मेलन हुआ। पार्ट 2 में हमने बताया है इसके बारे में डिटेल से। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ, जिसकी मेज़बानी कौन किया? मेटरनिख किया। सबको पता है मेटरनिख किया। ये जो है ना मेटरनिख ने किया तो 4 जो है ना चार देशों को मिलाकर किया। इसीलिए इसको चतुर्राष्ट्र जो है ना कहते हैं, चतुर्राष्ट्र मैत्री योजना। यानी 4 गो राज्य कौन था? ब्रिटेन, राज कर रहे हैं देश, ब्रिटेन, रूस, प्रूसा, ऑस्ट्रिया। ठीक, चलो यहाँ तो आपका हैब्सबर्ग का शासन चलता था और यहाँ पे आपका बुर्बो वंश का शासक चलता था। अब देखो बच्चों, ये चीज़ें तो हो गई। तो यहाँ से अब शुरुआत होता है मेटरनिख का खेल। ये चीज़ें हो गया तो आपको वियना सम्मेलन कहे, वियना संधि कहे, बात समझ लो, वियना कांग्रेस कहे, सब 1815 याद रखिएगा। सब कथी? 1815 याद रखना है। बात समझ लो। अब फिर पूछेगा कि नेपोलियन का अंत कब हुआ? तो नेपोलियन का अंत हुआ तभी ना जाके ये मेटरनिख आया। तो 1815 में तो नेपोलियन का अंत हो गया और 1848 में जो है ना किसका अंत हो गया? ये आपका मेटरनिख का अंत हो गया। तो पूछेगा कि नेपोलियन का जो है ना शासनकाल कब से कब था? तो 1804 से 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट का शासनकाल था फ्रांस में, और इधर 1815 से लेकर 1848 तक किसका था? ये मेटरनिख का था। किसका था बच्चों? मेटरनिख का था। किसका था? मेटरनिख का था। ओके बच्चों, चलो अब देखो, जब वियना सम्मेलन हुआ तो वियना सम्मेलन में जो है ना 4 गो ना देश था। तो चारों देश को बहुत सारे राज्य को दिया गया, बहुत सारे राज्य को बांटा गया। मतलब 4 गो बिलाई एगो मूस पकड़ी तो बोला 4 गो ने बखड़ा लगाई। तो वही तरह 4 गो बिलाई पूरा यूरोप पर कब्जा कर ले रहे। तो ये कब्जा किया तो सब गोरा आपस में बांटेगा ना, आपस में बांटेगा। तो इसके लिए एक हुआ वियना संधि। क्या हुआ? वियना संधि। वियना संधि। और इस वियना संधि के द्वारा कुछ बातें रखा गया। 7 गो बात रखा गया था। कई गो? 7 गो। 7 बात में क्या क्या किया गया था ये समझ लो। वियना संधि के अंतर्गत पहला कहा गया था कि जो पराजित फ्रांस है यानी नेपोलियन है, वो जीता हुआ राज्य को वापस करो। यानी पराजित फ्रांस पहले जीता हुआ था ना, जीता राज्य वापस करे। दूसरा का कहा क्या कि जो प्रसा के नए महत्वपूर्ण सीमा वाले जो है ना, मतलब कहने का मतलब है कि जो जीता हुआ राजा था, जो जीता हुआ क्षेत्र था, तो प्रसा भी तो था उसमें। तो प्रसा के जो अगल बगल में नया नया राज्य था उसको दे दिया गया। तो प्रसा को
सीमा के नए महत्वपूर्ण राज्य को दे दी। किस कांग्रेस के द्वारा? तो वियना कांग्रेस यानी वियना संधि के द्वारा। चलो आगे, तीसर का क्या होता है? टोटल का गो है बच्चों? 7 गो। तीसर का क्या कहता है? तीसर का कहता है सिसिली और नेपल्स जो था ना, वो बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंस को दे दिया जाता है। सिसिली नेपल्स, तब ना जाके गैरीबाल्डी सब कुछ जीतता है। सिसिली नेपल्स किसको देता है? बूर्बो वंश यानी रूस को, बूर्बो वंश के शासक फर्डिनेंस को दे दिया। अगला देखते हैं, अगला है चौथा। तो चौथा में क्या होता है? जो रूस भी भाग लिया था, तो रूस को जो है ना पोलैंड दे दिया जाता है। रूस को पोलैंड दे दिया जाता है। पोलैंड, रूस को कह दिया जाता है पोलैंड। उसके बाद ब्रिटेन बचता है, तो ब्रिटेन को जो है ना, ब्रिटेन को माल्टा दिया जाता है। ब्रिटेन को एक मिनट रुक जाओ, माल्टा और अर्मेनिया द्वीप समूह दे दिया जाता है। अर्मेनिया द्वीप समूह दिया जाता है। और इसके साथ एक और था, याद नहीं आ रहा है, हेलीकॉप्टर जैसा ही है, हाँ, हेलीगोलैंड, याद रखना, हेलीगोलैंड को हेलीकॉप्टर, तो हेलीगोलैंड को भी दे दिया। हेलीगोलैंड को भी दे दिया। माल्टा को दे दिया। कौन कौन दिया राज्य को बच्चों? जीता हुआ क्षेत्र को माल्टा, आर्मेनिया द्वीप समूह और हेलीगोलैंड। अब देखिए, ब्रिटेन को दिया गया। किसको दिया गया बच्चों? ब्रिटेन को। आगे देखो, चौथा में छठा जो था, छठा क्या किया था? जो नेपोलियन के 39 को महासंघ बना था ना, इटली कय था? इटली 39 राज्य में संगठित हो गया था। किसके द्वारा? नेपोलियन द्वारा। तो नेपोलियन द्वारा संगठित राज्य को, कितना राज्य था? 39 को। संगठित राज्य को क्या किया गया? छेड़छाड़ नहीं किया गया। राज्य को अप्रत्यक्ष, कच्ची बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया के प्रभाव में शासन हुई। मतलब इसको जो है ना मेटरनिक तोड़फाड़ नहीं किया और अपने प्रभाव में क्या किया? इस पे शासन किया। क्या किया? शासन किया। उसके बाद 7वां में क्या किया वो बच्चा? 7वां में क्या किया? जो फ्रांस बचा था ना, प्रसा ना था, प्रसा, हाँ। अब क्या किया? जो फ्रांस था ना, फ्रांस का जीता हुआ राज्य था, वो ऑस्ट्रिया का किया स्पेन में, फ्रांस में और स्पेन में क्या करता है? फ्रांस स्पेन सब बगले में ना है, अगल बगल में। फ्रांस और स्पेन में बूर्बो वंश का शासन चालू करवा देता है। बूर्बो वंश।
आप बुर्बो समझते हैं कि निरंकुश है, निरंकुश है। बुर्बो वंश का शासन शुरू करा देता है। ये सब किसके द्वारा हो रहा है? मेटरनिख के द्वारा हो रहा है। कई गो देश मिलकर कर रहा है? ब्रिटेन, रूस, प्रूसा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना में ही हो रहा है, ठीक है। वियना में ही सम्मेलन हो रहा था 1815 में, नेपोलियन बोनापार्ट को जीतने के बाद। अब देखो 7वां जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7वां से ही आगे हम लोग को और चीज़ पढ़ना है। तो फ्रांस में जो है ना और स्पेन में क्या करता है, बुर्बो वंश का शासन स्थापित होता है। तो वो राजा को पता है कौन राजा को स्थापित करता है? लुई 18वां को। किसको? लुई 18वां को क्या करता है? राजा घोषित कर देता है। कहाँ? तो फ्रांस में और स्पेन में, फ्रांस में और स्पेन में। चलो ना हम फ्रांस और स्पेन का जो है ना चित्र बताते हैं, कौन सा जगह था। चलो देखो बच्चों, ये जो है ना कहाँ गया? फ्रांस। ये फ्रांस है आपका, फ्रांस है। देखो बगले में, जस्ट बगले में आपका स्पेन है। तो ये जो दोनों आपका देश है ना, ये दोनों देश है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे जो है ना शासन किसका करवा दिया? ये आपका बुर्बो वंश का, बुर्बो वंश का जो है ना शासक करवा दिया। अब बुर्बो वंश का शासन कौन था? लुई 18वां। लुई 18वां को जो है ना क्या किया? कौन बनाया? मेटरनिख के द्वारा क्या किया गया? शासन बना दिया गया इस पे, ठीक है बच्चों। ये दोनों पर बना दिया गया। अब फ्रांस में क्रांति यही से शुरू होता है, 1830 का क्रांति। तो देखो कैसे होता है ये, पहले देखो। अब यहाँ पे तो शासन बन गया ना। तो अब पूरे यूरोप में शांति का माहौल करना चाहता था। चारों गोरा मिल के अपन अपन बांट लिया सब। तो यूरोप में शांति का जो है ना माहौल बनाने के लिए क्या किया? दिमाग लगाया कौन? ये मेटरनिख क्या करता है? एक जो है संस्था का गठन करता है। उस संस्था का नाम था यूरोपीय कंसर्ट। यूरोपीय कंसल्ट मतलब ना कहता है कि कोई दिक्कत हो गया तो जाके कंसल्ट कर लो, वहाँ पे जाओ, ऐसा कहता है ना, पूछताछ। तो देखो ये चाहता था कच्छी, हम चारों जो है ना दोस्त है, हम लोग भाई भाई हैं। मतलब जितना भी यूरोप के लोग हैं ना सब क्या है? भाई भाई है। बात समझ रहे हो? सब क्या है? भाई भाई है। लेकिन उसको डर रहता था हमेशा फ्रांस से कि ससुरा फ्रांस के लोग जो है ना बड़ा राष्ट्रवादी है। क्या है? बड़ा राष्ट्रवादी है। क्योंकि वह जब छींकता है ना तो पूरे जो यूरोप को है ना सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात बोला है कौन? मेटरनिख बोला है। यही कारण 1830 के क्रांति के समय ये बात बोला, हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो देखो यूरोपीय कंसल्ट का जो है ना स्थापना करता है। इसका मेन मकसद क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय समस्या समाधान, अंतर्राष्ट्रीय समस्या समाधान, और उसके बाद शांति भंग न हो। शांति भंग न हो। शांति भंग क्या हो? न हो। बात समझ रहे हो? शांति भंग न हो। और यूरोप अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है पूरा देश के लिए, उसको जो है ना कहाँ कंसल्ट किया जाएगा? यहाँ पे यूरोपीय कंसल्ट संस्था में। और ये स्थापित कौन किया बच्चों? तो ये स्थापित जो किया था ना वो मेटरनिख किया। कौन किया? मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, जो ऑस्ट्रिया का क्या था बच्चों? चांसलर। चलो इसके बाद होता है क्या? ये अपने चारों देशों में भाईचारा स्थापित करने के लिए एक योजना लाता है। उस योजना का नाम था चतुर राष्ट्रीय योजना, चतुर राष्ट्रीय मैत्री योजना।
चतुराष्ट्र मैत्री योजना। इस योजना के तहत ये जो है ना ऑस्ट्रिया के द्वारा बनाया गया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के द्वारा कह सकते मेज़बानी वही किया था ना, मेन मालिक वही था। तो इसके द्वारा जो है बनाया गया कि जो ब्रिटेन है, रूस है, ब्रिटेन, रूस, प्रूसा, ऑस्ट्रिया, ये चारों आपका देश है, इसमें एक भाईचारा रहे, यानी भाई की तरह या फिर कहे तो मित्र की तरह ये में बना रहे। किस में बना रहे? ये चारों देशों में, क्योंकि सबसे शक्तिशाली देश था। अगर इसको जो है ना बिखरा तो ये सब जो है ना उपाय लगा देगा। लेकिन हाई जो है ना बहुत काम करता है आगे, पूरा जर्मनी को एक कर देता है बिस्मार्क के द्वारा, सबका खैर लगा देता है, इसका भी खैर लगा देता है। देखो ना आगे पढ़ाते हैं। तो चतुराष्ट्र मैत्री योजना कौन लाया था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक लाया था। अब देखो क्या करता है, ये कहता है कथी कि देखो भाई, हम लोग तो बहुत बड़का दोस्त है, तो हम लोग का एक एक नियम होना चाहिए कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। किसका कथनी था? तो ये था मेटरनिक का कथनी। मेटरनिक का कथनी था। मेटरनिक ने ये क्या बोला था कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दे, क्योंकि ये जो था ना रूढ़िवादी विचारधारा के था, रूढ़िवादी और घोर प्रतिक्रियावादी था। रूढ़िवादी और घोर प्रतिक्रियावादी था। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है समझा देते हैं। रूढ़िवादी क्या है? तो देखो, रूढ़िवादी का मतलब होता है पुराने विचार को लेकर आधुनिक समाज में चलना ही रूढ़िवादी विचारधारा। जैसे मान लिए कि हमर बाबू देलन आरजेडी के वोट तो हम आरजेडी के वोट दें, थूथूर जात ना। तो हमारे पिताजी मान लिए कि बीजेपी को दिया तो हम बीजेपी को दिए, हमारे पिताजी मान लो कि एलजेपी को दिया तो हम एलजेपी को हमेशा देते रहेंगे। अरे मौका कम से कम बदल लो। जरूरी थोड़े है कि जो पूर्वज करते आ रहे हैं वही हम भी करते आएगा, ऐसा बात नहीं। उनका सम्मान करो, लेकिन जो आपको सिचुएशन में ढाला रहा है उस तरह से चलना चाहिए। आप समझ रहे हो? जो विकास करे उसको वोट दो, जैसा सहूलियत हो। जैसे पहले जो है ना अरेंज मैरिज हो रहा था, अब लव मैरिज हो रहा है, ऐसे होता है ना। तो देखो, वही रूढ़िवादी विचारधारा हुआ कि पुराने व्यवस्था को लेकर अभी भी ढोना। तो मेटरनिक क्या चाहता था कि जो पुरातन व्यवस्था है ना उसको बनाए रखो, नया कोई व्यवस्था ना आना चाहिए। मतलब राजतंत्र है तो राजतंत्र रहना चाहिए, लोकतंत्र नहीं आना चाहिए। तो ये तो गलत बात है। जैसे नेपाल में देख लो, नेपाल में जो राजा वीरेंद्र थे, तो नेपाल में क्या हुआ? पहले राजतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे अब कच्ची हो गया, प्रजातंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया। तो बोलो रूढ़िवादी विचारधारा छोड़ा तभी ना होगा, नहीं तो नहीं होता। उसी प्रकार जैसे बहुत लोग हैं जो रूढ़िवादी विचारधारा के लेकर के अभी भी चलते हैं कि नहीं, हमारा पिताजी जो है ना आरजेडी को वोट देते आए हैं, हमारा दादा बाबा, हम आरजेडी को ही वोट देंगे। तो रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत आ गए। तुम रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत आ गए। आप उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत कब आइएगा? कब जो है ना आर्थिक रूप से सबको समान बल दीजिएगा, कब आइएगा? तो यही चीज़ होता है। बात समझ रहे हो? तो रूढ़िवादी विचारधारा समझ में आ गया? तो लिखो रूढ़िवादी विचारधारा क्या है। तो समाज का वैसा विचारधारा जो पूर्वजों के अनुसार चलता हो, न कि वर्तमान के अनुसार। ओके बच्चों, वर्तमान के अनुसार। चलो आगे देखो। तो ये रूढ़िवादी विचारधारा के कौन था समर्थक? तो ये आपका मेटरनिक था। कौन था जी बच्चों?
मेटरनिख था। अब इसी रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ने के लिए आता है क्रांतिकारी आदमी मेजिनी। तो ये कहता क्या है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक अगर दुश्मन कोई है ना तो मेजिनी है। आई बात कौन कहता है? मेटरनिख कहता है। मेटरनिख क्या कहता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का, जो हमारा राजतंत्र चल रहा है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मेजिनी है। मेजिनी है। कौन बोला था? मेटरनिख बोला था। कौन बोला था बच्चों? मेटरनिख बोला था। क्योंकि जान रहा था कि मेजिनी जो है ना, यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना धीरे धीरे अंदर अंदर कर रहा है, ये छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए तो इटली के एकीकरण के मसीहा के रूप में माना जाता है। किसको? मेजिनी को। इटली के एकीकरण के मसीहा के रूप में किसको माना जाता है? मेजिनी को माना जाता है। चलो, बात समझ में आ गया ना? चलो, अब ये तो हमारा हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ से जो है ना शुरुआत होती है, ये क्या बोलते हैं, बुर्बो वंश का साम्राज्य। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अभी 1830 की क्रांति। तो इसमें 1830 की क्रांति देखेंगे, 1830 की क्रांति देखेंगे, या फिर जुलाई क्रांति भी कह सकते हो, क्योंकि 31 जुलाई को क्या हुआ था? गद्दी छोड़ के भागा था कौन? ये राजा। इसलिए इसको 1830 का कथी कहते हैं? 1830 का फ्रांसीसी क्रांति। बस एक ध्यान देना है कि ये जो क्रांति हुआ तो हुआ क्यों? देखो, इस क्रांति का मेन मकसद क्या था, कारण क्या था? जब नेपोलियन का हार हुआ तो फ्रांस के गद्दी पे कौन आया? लुई 18वां आया। और कौन ही निर्वासित किया? तो लुई क्या बोलते हैं, मेटरनिख किया। भल पढ़ा है पीछे। तो लुई 18वां जो है ना, क्या आता है? लुई 18वां आता है कहाँ? फ्रांस में, यानी फ्रांस के गद्दी पर, फ्रांस गद्दी पर आता है कौन? लुई 18वां। और लुई 18वां जैसे आता है ना, बात समझ लो, किसके बाद? नेपोलियन के बाद लुई 18वां जो है ना, फ्रांस की गद्दी पर जब आता है तो वो क्या करता है? 2 जून 1814 को 2 जून 1814 को संवैधानिक घोषणा पत्र घोषित करता। संवैधानिक घोषणा पत्र करता है, जो ये चलता है लगभग 1814 से 48 तक। 1814 से 48 तक, हाँ, कह सके 2 जून को चला था ये। 2 जून 1814 से चला था और 48 तक ये लागू था। क्योंकि 48 तक इसलिए लागू था क्योंकि 2 क्रांति हुआ था आपका फ्रांस में, एक 1830 और एक 1848। तो 48 की क्रांति ही फ्रांस की लास्ट क्रांति थी। तो 1848 तक जो है ना ये चला था। कौन? संवैधानिक घोषणा पत्र। कौन घोषित किया? लुई 18वां घोषित किया। अब देखो बच्चों, लुई 18वां जो है ना क्या करता है? लुई 18वां क्या करता है? ये जो है ना जब संवैधानिक घोषणा पत्र घोषित कर देता है तो इसका मृत्यु जो है ना दुर्भाग्यवश 24 में हो जाता है। 1824 में मृत्यु हो जाता है। मृत्यु किसका होता है? तो 18वां का, लुई 18वां का मृत्यु हो जाता है। अब इसके बाद जो है ना बच्चों, शासक बनता है चार्ल्स 10वां, या हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ल्स 10वां अब शासक बनता है। कहाँ? ये यूरोप के फ्रांस में बनता है कौन? चार्ल्स 10वां। इहो ससुरा उहे है, निरंकुशे था, निरंकुश, और स्वेच्छाधारी था। स्वेच्छाधारी कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना अपने मन का काम करता था।
और निरंकुश कहने का मतलब इस पर कोई किसी का अंकुश ना, किसी का इस पर दबाव न था। तो देखो स्वेच्छाधारी और निरंकुश था कौन? चार्ल्स 10वां। तो ये कहा कथी कि हम जो है ना स्वेच्छाधारी है, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। मैं अंग्रेजी राजा के भांति क्या करूँगा कि शासन करने की उपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। देख लो इस ससुरा का बयान क्या था, ऐंठल था ये, तो क्या था? ऐंठल, राहुल गांधी जैसा। ये कहता क्या है कि हम जो है ना बुढ़ा जाएंगे लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी जैसा। उसी प्रकार लेकिन छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार ये कथी कहता है कि हम जो है ना अंग्रेजी राजा के भांति क्या करेंगे, शासन करने की उपेक्षा, शासन करने की अपेक्षा, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी लोग कथी कहते थे? शासन 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 शासन। तो हम जो है ना अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। बात समझ रहे हो ना? लेकिन ऐसे जो है ना राज नहीं करूँगा, जो भी करूँगा हम अपने हिसाब से करूँगा, जो भी करूँगा हमारा पर कोई दबाव नहीं रहेगा। ये इसके लिए क्या किया चार्ल्स 10वां क्या करता है, पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाता है। किसको बनाता है? चार्ल्स 10वां क्या करता है, पोलिग्ने को क्या करता है बच्चों? प्रधानमंत्री बनाता है। किसको बनाता है? पीएम किसको बनाता है? पोलिग्ने को, पोलिग्ने को बनाता है। पोलिग्ने को बनाने से पहले इसका बहुत विरोध होने लगा, बहुत। कारण था कि बहुत जो है ना गलत काम करना शुरू कर दिया। जैसे कुलीन पादरी को जो है ना विशेषाधिकार देने लगा। विशेषाधिकार मतलब किसी को कोनो पद, बड़ा बड़ा पद पे जो है ना बैठाने लगा। उदारवादियों का दमन करने लगा। प्रेस और जो भाषण का जो स्वतंत्रता था उस पर जो है ना क्या किया, पाबंदी लगा दिया। और इस सब का विरोध होते होते रहा, फिर भी कुछ नहीं डरा, ये इतना निडर था। कहा कि जिसको विरोध करना है करने दो, हमको कोई परवाह नहीं है। अब पोलिग्ने को क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब प्रधानमंत्री बनाने के बाद जो है ना 4 गो अध्यादेश लागू करता है। 4 गो अध्यादेश, इसको तोड़िएगा तो 4 आदेश जो है ना लागू करता है। 4 आदेश जो है लागू करता है। वो 4 गो आदेश क्या था, इसको पढ़ लो। पहला आदेश था बच्चों, पहला आदेश क्या था इसको देख लेते हैं। पहला आदेश था कि जितने भी हमारा क्या बोलते हैं देश में प्रेस वाला है, उस प्रेस का स्वतंत्रता समाप्त कर दो। प्रेस स्वतंत्रता समाप्त। देख लो कितना बड़ा बदमाशी किया है। प्रेस का स्वतंत्रता समाप्त कर दो। दूसरा में क्या करता है बच्चों, दूसरा में कहता है कि जो मतदान का अधिकार है उसको संकुचित करके, मतलब एकत्रित करके कुलीन और पादरी में दे दो, कि जो भी हमको वोट करेगा वो सिर्फ जिसको विशेषाधिकार दिए वही वोट करेगा। जैसे नेतवा लोग क्या करता है, जिसको कल दे ले रहता है, घर दे ले रहता है, उसी को ना जो है ना लोग क्या करता है, वोट देता है, उसी को ना वोट देता है। तो वही तरह जो है ना इका के विशेष अधिकार दे दिया। कहा कि इसी को जो है ना मतदान का अधिकार दो, पादरी को ही, कुलीन को ही मतदान का अधिकार दो, ताकि हम वोट से जीत सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया, पादरी कुलीन को मताधिकार की जो है ना स्वतंत्रता कह सकते हो, स्वतंत्रता दे दिया। बात समझ रहे हो, स्वतंत्रता दे दिया। ओके बच्चों, अगला देखो, 4 अध्यादेश ना था, तो अगला में क्या करता है, जो भी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि था उसको भंग कर दिया। यानी नवनिर्वाचित माने नया निर्वाचित सभा भंग। और उसके बाद क्या करता है बच्चों, चौथा क्या करता है, चौथा करता है कि एक आदेश दिया कि सितंबर में चुनाव होगा, सितंबर में नया चुनाव होगा, सितंबर में नया चुनाव होगा। इसको पता है कि हम ये जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना
2 नंबर बात समझो, पादरी और कुलीन को मताधिकार का जो है ना पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दिया। आज जो भी वोट करेगा तो यही करेगा, ये तो एकदम करेगा क्योंकि इसको विशेषाधिकार मिल रहा है तो एकदम करेगा। चलो ये चीज़ें हो गया। अब देखो वहाँ पे जो है ना बहुत बड़ी जो है ना विद्रोह हो गया, कहा कि बाप रे बाप 4 अध्यादेश का गला घोटने का ये काम कर रहा है ससुरा। आई प्रक्रिया 4 अध्यादेश का प्रक्रिया 25 जुलाई को हुआ था। 25 जुलाई 1830 को लागू किया। कौन? ये चार्ल्स 10वां। और जब चार्ल्स 10वां लागू किया ना, 25 तारीख को लागू किया और 26 तारीख को क्या हो गया, 26 जुलाई को पेरिस में विरोध शुरू हो गया। पेरिस विद्रोह। पेरिस विद्रोह शुरू हो गया कब? 26 जुलाई को। अब पेरिस में विद्रोह 26 जुलाई को शुरू हो गया, 3 दिन चला। कितना दिन? 3 दिन, यानी 27, 28, 29। ये विद्रोह जो है ना 3 दिन चलता रहा। बात समझ रहे हो? राजा और प्रजा के बीच, यानी किंग और पीपुल के बीच जो है ना चलता रहा। 3 दिन तक ये संघर्ष चला। लास्ट जो है ना 31 जुलाई 1830 को क्या होता है, राजा को लगता है कि ना अब नहीं मानेगा, ये सब छोड़ेगा ही नहीं। तो 31 जुलाई 1830 को क्या करता है, गद्दी छोड़ के इंग्लैंड पलायन कर जाता है। कौन? ये आपका किंग चार्ल्स 10वां। जब इंग्लैंड पलायन कर जाता है ना, तो अब फ्रांस में आता है शासन अर्लेंस वंश का शासक लुई फिलिप का। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। अब देखो यहाँ से हम शुरू करेंगे 1848 की क्रांति। 1848 की, देखो 1830 की क्रांति 31 जुलाई को हुआ, इसलिए उसको जुलाई की क्रांति भी कहते हैं, याद रखना। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पे शुरू होता है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। जो भी पढ़ाऊँगा हम डीप पढ़ाऊँगा, सीधे जो है ना वीडियो लंबा होगा तो होगा, उससे मतलब नहीं है। हम डीप पढ़ाऊँगा, एक एक प्रश्न का जो है ना आपको जवाब दूंगा। एक एक प्रश्न नहीं छूटने वाला है आपका एग्जाम में, अगर इसको पढ़ लेते हैं डीपली, पूरा कंप्लीट करते हैं तो। ओके बच्चों, चलो लास्ट में जो है ना हम 1 शॉर्ट वीडियो भी लाएंगे कि एक बार में पूरा कवर 2 घंटा में एकदम जो है ना फाइनल कर देंगे। चलो तो अब जो है ना शासन किसका आता है, तो लुई फिलिप का। अब वहाँ जो है ना फ्रांस की गद्दी पे कौन बैठता है? लुई फिलिप। और लुई फिलिप को कौन बैठाता है? तो जनता। लुई फिलिप को कौन बैठाता है बच्चों? जनता। लुई फिलिप को जनता बैठाता है। अब लुई फिलिप जैसे बैठता है ना, लुई फिलिप क्या होता है, जैसे शासन पर बैठता है तो वहाँ पे एक बात कहता है कि ठीक है, देखो जनता ने सब चीज़ें कर दिया, कि जनता में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना बहुत है। मेटरनिक यही चीज़ को ऑस्ट्रिया में बैठे बैठे कहता है कि हम जान रहे थे कि फ्रांस में राष्ट्रवादी आंदोलन होगा, आई हमरा पे भी प्रभाव करेगा। तो ये पूरे यूरोप को कहता क्या है कि जब फ्रांस छींकता है ना तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बात 1830 के क्रांति होने के कारण ही बोला था। कौन बोला था? तो ये आपका मेटरनिक बोला था। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति, तो 1848 की क्रांति क्या था ये देखो। तो इस समय का शासन में लुई फिलिप हम लोग का क्या है? राजा है। अभी लुई फिलिप क्या है बच्चों? राजा है। तो 1830 के बाद जो है ना, 1830 के बाद जो है ना राजा बनता है कौन? यह आपका लुई फिलिप बनता है राजा। अब ये राजा जो है ना बहुत दिमाग लगाता है, स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति लाता है। स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति। स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति लाता है कौन? ये आपका राजा लुई फिलिप। और लाने के बाद क्या करता है, लोगों को खुश करने का प्रयास करता है कि हम इस फ्रांस को एक स्वर्ण की जैसा बना देंगे, मतलब बहुत सबको जो है ना समान अधिकार देंगे, हर चीज़ देंगे। लेकिन जो वहाँ का सेंट साइमन था, चार्ल्स फ्रूवेक था, लुई ब्लो था, लेमार्टिन था, सब फ्रांसे का था। जैसे लुई ब्लो सुधारवादियों का नेता था, लेमार्टिन कथी था?
गणतंत्रवादी नेता था। ये जो है ना सुरक्षा मांग करता था, श्रमिकों का सुरक्षा का मांग किया। श्रमिक सुरक्षा, श्रमिक सुरक्षा, श्रमिक सुरक्षा का मांग कौन किया? तो ये आपका लुई ब्लो और ये आपका लेमार्टिन। ये सब क्या था? क्रांतिकारी लोग था। लेमार्टिन ये सुधारवादी था, ये क्या था? सुधारवादी। और ये था गणतंत्रवादी, ये विचारधारा है। ये गणतंत्रवादी विचार का धारा का था, ये सुधारवादी विचारधारा। ये चाहता था कथी कि मतदान के द्वारा वोट हो, ये चाहता था कि जो भी अभी चल रहा है शासन उसमें सिर्फ सुधार हो जाए। चलो तो अब देखो होता क्या है, यहाँ पे सुरक्षा मांग करता है लेकिन ये नहीं सुनता, कान सुनता ही नहीं है। कौन? लुई फिलिप। अब लुई फिलिप क्या करता है? न सुनते हुए पीएम बना देता है कि जो भी अब मैनेज करेगा यही। गीजो को पीएम बनाता है। लुई फिलिप जो है ना किसको बनाता है? गीजो को जो है ना प्रधानमंत्री बनाता है 1840 में। 1840 में क्या करता है? गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है लुई फिलिप। अभी ससुरा जो गिजौआ है ना, ये गिजौआ पूरा जो है शासन व्यवस्था को गींज गाज के बराबर कर देता है। अब ये देखो क्या करता है, ये जो है ना अब शासन व्यवस्था में आ गया प्रधानमंत्री के पद पे, सारा काम यही करेगा। अभी क्या करता है, इधर लुई फिलिप जो है अपना धनिकों के साथ खूब रहना बैठना उठना खाना पर सब रहता था, बात समझ रहे हो। इधर जो है दिमाग लगा रहा था सुधारवादी के नेता लुई ब्लो और गणतंत्रवादी नेता लेमार्टिन। वह क्या करता है, 22 फरवरी 1848 आते आते 4 साल का तू शासन कर, 4 साल खूब शासन किया। 1848 आते आते 22 फरवरी 1848 आते आते क्या करता है, पेरिस में एक विशाल सुधार भोज का आयोजन करता है। विशाल सुधार भोज का आयोजन इसलिए करता है ताकि सारा लोग भोज खाने आएगा तो उससे मिलता जुलता होगा, बताया जाएगा, अपना बात रखा जाएगा। जैसे नेता जो है ना जब चुनाव लड़ता है ना तो एगो जरूर भोज कर लेगा, छठियार कर लेगा, चाहे शादी ब्याह कोनो के करा देगा, अपना घर परिवार के सारा लोग को क्या करेगा, बुला लेगा, प्रणाम 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 करेगा सब, अब भोज खिलाएगा। तो आप लाजाइले जो है अभी तक खा के जा रहे हैं तो लाजाइले क्या करिएगा, आप कहिएगा हाँ हाँ रघुए के वोट दें, ऐसे कहिएगा ना। तब बात विचार जो है ना पहले जो दुश्मनी था अब दोस्ती में बदल जाएगा। तो इसी तरह लेमार्टिन दिमाग लगाया और 22 फरवरी को क्या करता है, एक सुधार भोज का आयोजन करता है और क्या करता है, जगह जगह में विरोध करना शुरू करता है। इससे घबरा कर क्या करता है, इससे घबरा कर गीजो को बर्खास्त कर देता है। गीजो को बर्खास्त कर देता है कौन, फिलिप, यानी लुई फिलिप बर्खास्त कर देता है। अब बर्खास्त करने के बाद जो है चाहता है कि हम समस्या का हल करें, लेकिन ऐसा कोनो बात होता नहीं है। अब ये जो है ना पूरी तरह से उतावला था कि हम कैसे भी करके जो है ना इस समाधान कर दे, लेकिन पूरा तरह से राजमहल को घेर लिया। राजमहल को घेर लिया लोगों ने। कौन? लोगों ने राजमहल को घेर दिया। अभी जो है ना पूरी तरह से चिड़चिड़ा आ गया था। अब चिड़चिड़ा के जो है ना क्या किया, गोली चलवा दिया। कथी चलवा दिया? गोली चलवा दिया। कौन? ये आपका लुई फिलिप गोली चलवा दिया। अब गोली चलवाने के पश्चात कुछ लोगों का मृत्यु हो गया। अब इस ससुरा तो क्या किया कि हबर दबर में गोली तो चलवा दिया, अब इसका उपाय लग गया। अब कहा कि अब कुछ होने वाला नहीं है। अब 22 फरवरी को क्या हुआ था, भोज हुआ था। इसको 24 फरवरी को जो है ना 24 फरवरी 1848 को 24 फरवरी 1848 को क्या हुआ, इसको जाना पड़ा। इसको जो है ना 1848 को राजगद्दी छोड़ के इंग्लैंड पलायन करना पड़ा। अब देखो यहाँ से खेला शुरू होता है। दो नेता था, लेमार्टिन और कौन, लुई ब्लो, सुधारवादी और गणतंत्रवादी। एने लुई ब्लो एने लेमार्टिन। चलो ये दोनों गोरा देखो मिल के क्या करता है, एक गणतंत्र राज्य घोषित करता है।
गणतंत्र राज्य बनाता है फ्रांस को, और क्या करता है वहाँ पे 21 वर्ष का जो है ना मताधिकार, 21 वर्ष का वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, 21 वर्ष का वयस्क मताधिकार लागू करता है। फिर जो है ना रोजगार का गारंटी देता है। क्या देता है? रोजगार गारंटी। रोजगार गारंटी देने के बाद ये कहता क्या है कि जो कंपनियों को जो है ना हम भत्ता देंगे। क्या देंगे? भत्ता। कंपनी को भत्ता देंगे, कंपनी को भत्ता। अब बेगारी भत्ता, बिना काम के, बेगारी इसको कहते हैं, बेगारी, बेगारी भत्ता देंगे। अभी देख के क्या हो गया, वहाँ का मजदूर जो है ना चिढ़ने लगा है, हम इतना मेहनत करी तेरी हमनी के कुछ नहीं, ये जो है ना बड़े बड़े लोगों को जो है ना, कंपनियों को जो है ना बेगारी में भत्ता दे रहा है, माने पैसा दे रहा है ना, कहता है चंदा, चंदा, चंदा के रूप में दे रहा है। अब क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना क्या करता है, विरोध होने लगता है श्रमिकों के द्वारा। किसके द्वारा? श्रमिकों के द्वारा। श्रमिकों के द्वारा विरोध शुरू होने लगता है। विरोध, कथी? विरोध जब शुरू होने लगता है तब क्या करता है, 1852 ईस्वी में आता है कौन? नेपोलियन। कौन आता है? नेपोलियन। 1852 ईस्वी में नेपोलियन आता है और गणतंत्र को समाप्त कर देता है। गणतंत्र को क्या करता है? समाप्त कर देता है। और फिर से जो है ना फ्रांस में ससुरा राजतंत्र लागू कर देता है। जो बहुत हो गया खेला, मतलब ये दोनों गोरा जो है ना बंदरवा और लोमड़िया का हाई हो गया। ये ससुरा दोनों गोरा कट मर रहा था तो बोले बीच में एक गोरा फ़ायदा उठा लिया। कौन? ये आपका नेपोलियन, यानी लोमड़ी के कार्य ये किया। इन्हें दोनों जो है ना कगवा लड़ रहा है आपस में रोटी के लिए, तो ले रोटियाँ जो है गिर जाता है, दिमाग लगा देता है नेपोलियन और फिर से जो है ना राजतंत्र घोषित कर देता है। जाओ, तो ये तुम्हारा 1848 का जो है ना क्रांति यहाँ तक जो है ना समाप्त हो गया। और इसको पूरा जो समझाया ना, इसी को शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं एक भाषा के रूप में। बात समझ रहे हो? कैसे कैसे लिखोगे? अगर पूछ दे क्वेश्चन कि 1848 की क्रांति क्या है, तो कहोगे कि 1830 की क्रांति होने के बाद, चार्ल्स दसवां के पलायन होने के बाद 1830 के बाद जो है ना लुई फिलिप शासन बनता है, राजा बनता है। लुई फिलिप स्वर्णिमा मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए क्या करता है? विशाल भोज का आयोजन करता है। 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है, जो बहुत जो है कट्टर प्रतिक्रियावादी था। उसने जो है ना पूरे शासन व्यवस्था को गीज गाज के रख दिया। उसके बाद सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को क्या किया? विशाल भोज का आयोजन किया, जिसके कारण जो है ना घबरा कर गीजो को बर्खास्त कर दिया। कौन? लुई फिलिप। बर्खास्त करने के बाद भी जनता नहीं मानी और उसके राजमहल को घेर लिया। राजमहल को घेरने के कारण वो जो है ना उत्तेजित में गोली चलवा दी, जिसके कारण उसको जो है ना मजबूरन पलायन करना पड़ा। कब? 24 फरवरी 1848 को पलायन करना पड़ा। बात समझ रहे हो? ये हो गया 1848 की क्रांति। अगर वही 1830 की क्रांति का है तो क्या कहोगे कि 1830 का, 1848 तो बता दिए, तो 1848 में कहोगे तो लुई 18वां जब ऑस्ट्रिया के द्वारा शासन में आया तो वह जो है ना पुरातन व्यवस्था को लागू किया। और साथ में जो है ना, साथ में 2 जून को क्या किया था? 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक घोषणा पत्र का भी जो है ना अवलंबन किया था, लागू किया था, जो 1848 तक फ्रांस में चलता रहा। लुई 18वां को मृत्यु जो है ना दुर्भाग्यवश 1824 में हो जाता है। उसके बाद चार्ल्स 10वां शासन में आता है, जो निरंकुश और स्वेच्छाधारी था। वह जो है ना क्या किया? पोलिग्ने को प्रधानमंत्री बनाया और 4 अध्यादेश लागू किया। 4 अध्यादेश में क्या था? प्रेस की स्वतंत्रता, मतदान की अधिकार, सिर्फ पादरियों की, कुलीनों की। उसके बाद अनिर्वाचित प्रतिनिधियों के क्या किया? भंग किया। साथ में जो है ना सितंबर में नया चुनाव का घोषणा भी कर दिया। इसको देखते हुए जो है ना 25 तारीख को 25 तारीख को किया था, 25 तारीख को 25 जुलाई 1830 को किया। और 26 जुलाई को जो है ना 26 जुलाई 1830 को जो है ना क्या हो गया? पेरिस में विरोध शुरू होना। यह 3 दिन तक चला और यह 3 दिन चला, जिसके कारण 31 तारीख यानी 31 जुलाई 1830 को ईस्वी को जो है ना राजगद्दी छोड़कर जो है ना चार्ल्स 10वां को इंग्लैंड भागना पड़ा। उसके बाद जो है ना शासन में आता है अर्लेंस वंश के शासक लुई फिलिप। और लुई फिलिप के बाद जो है ना हमारा फ्रांस में 1848 की क्रांति होता है। तो इस प्रकार हमारा फ्रांस में कई गो क्रांति हो गया? फ्रांस में हमारा 3 गो क्रांति हो गया। कई गो हो गया बच्चों? 3 गो। एक 1789 की क्रांति, और दूसर का 1830 की क्रांति, और तीसर का 1848 की क्रांति हो गया। अब यहाँ से शुरू होगा इटली का एकीकरण, जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
बच्चों ये वीडियो को जो है ना बच्चों में शेयर कर दीजिए। हमने जो है ना पूरा भारती भवन का कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा भारती भवन का जो है ना आप लोगों को पढ़ा दूँ, ठीक है। नोट्स भी दूंगा, पूरा डीपली पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है तो नहीं छूटने वाला है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। और लास्ट में जो है ना 1 शॉर्ट वीडियो भी देंगे, लास्ट में जब सारा चैप्टर जो है ना खलास हो जाएगा तो एक चैप्टर का जो है ना 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब 1 शॉर्ट कहने का मतलब एक के बार में चैप्टर समाप्त। तो इसमें समझ ले रहिएगा तो उसमें ध्यान समझाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।